पेरिचिस पेन कॉपी, एक रफ पे पेन कॉपी लेकर के बैठना, ताकि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं अपने तरीके से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो आप उसको क्या कर लेंगे, आप थोड़ा-सा नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे ये रहेगा कि हम जो भी चीज़ समझ रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक नोट बन जाएगा छोटा-मोटा। बाकी मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स जीएस 4 एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो भी पार्ट रह जाएगा यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली ये जो एथिक्स का जो पार्ट है, एथिक्स का जो पार्ट यूपीएससी में 2013 में ऐड किया गया, 2013 में ऐड किया गया। उसके बाद में धीरे-धीरे सभी जितने भी जितने भी कमीशन थे, स्टेट कमीशंस, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब लोगों ने फिर धीरे-धीरे इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है। मतलब कहा जाए तो ये मुश्किल से 4 या 5 साल पुराने ही सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले यूपीएससी ने इसको ऐड किया, और ऐड करने का कारण ये था कि इससे हम चीज़ों को, आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से बन सकते हैं, और या फिर आपके अंदर कितनी क्षमताएँ हैं, आप निर्णय लेने में कितने अच्छे हैं। देखो, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, बट आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आपकी डिसीजंस मेकिंग कैसी है, ये सब्जेक्ट्स उन चीज़ों को सिखाता है, और आपके वैल्यूज़ को बताता है कि आप कौन-कौन से वैल्यूज़ अच्छे हैं और कौन-कौन से वैल्यूज़ ठीक नहीं हैं। आगे चलकर जो भी आप इन फ्यूचर जब आप बनेंगे, आप अपने फील्ड में कैसा डिसीजन लेंगे, लोगों के लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो सर्विसेज है, उसमें जॉब नहीं है, वो सर्विसेज है। एमपीपीएससी या यूपीएससी, तो उसमें क्या बोला है, लोक सेवा आयोग, सेवा, सेवा मतलब सर्विसेज देना है आपको, नॉट अ जॉब। तो आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजों को देखा जाता है। तो जो पेपर 4 है, वो, इसमें 3 वर्ड बेसिकली क्रिएट होते हैं। 3 वर्ड क्रिएट होते हैं, कौन-कौन से? है ना? 3 वर्ड क्रिएट होते हैं। पहला है, आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम सिलेबस को एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस अगर आपको पता रहेगा, तो आप बहुत जल्दी सारी चीज़ें कवर कर सकेंगे। और दूसरी चीज़, हमको कोई भी टॉपिक में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है जो यूज़लेस हो। हमको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंस रखता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। हम कम चीज़ें पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें गेन गेन कर सकेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम्स में हमारे जो नंबर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। तो बेसिकली जो आप देखेंगे कि आपका जो एथिक्स एंड द एसे राइटिंग, ये आपके नंबर को बहुत इंक्रीज़ करता है। आपकी पोज़ीशन जो है, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें ज़्यादा आपको आगे तक लेकर के जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं, एसे राइटिंग आपकी अच्छी है, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर आपको देते हैं, और आपकी मेरिट लिस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए हम लोग को, ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बहुत छोटा सिलेबस है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हम मेरिट लिस्ट में कैसे आएँ और सारी चीज़ें कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें उसने क्या बोला था कि हम इसमें 200 मार्क्स का नंबर होगा। कितने? 200 मार्क्स का एथिक्स का सब्जेक्ट होगा, और आपको 3 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये पेपर 4, ओके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड द लास्ट इज़ पेपर 4। ये पेपर 4 जो है, वो आपका 200 मार्क्स का होगा, बाकी सब 300 मार्क्स के हैं। उसमें कुछ 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ओके? और हर यूनिट्स में हम कुछ 5 क्वेश्चन, छोटे-छोटे क्वेश्चंस देंगे, 2 उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, और 1 बड़े क्वेश्चन, मतलब कि आपका एसे के अकॉर्डिंग, जैसे 200 मार्क्स का नंबर, 200 वर्ड का ये एक क्वेश्चन होगा, एक होगा आपका 50 वर्ड्स का, और एक होगा 1 वर्ड्स का। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और सारे इनके जो अंक हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन होगा 2 अंक का, बाकी दूसरे क्वेश्चन होंगे 5 नंबर्स के, और जो लास्ट है, जो 11 नंबर के, जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, ये बड़े ऐसे ऐसे राइटिंग वे पे ये क्वेश्चन होंगे। तो धीरे-धीरे आप चीज़ों को देखते रहना। फिर हम ये देखते हैं कि इसके सिलेबस कौन-कौन सी चीज़ें हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या-क्या है। 4th पेपर है, आप अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में आप इसको देखेंगे कि आपको थिंकर्स के बारे में बोला है। थिंकर्स के बारे में, फिलॉसफर, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब कि समाज में इन लोगों ने किस तरीके से बदलाव लेकर के आए। थिंकर्स, वो समाज के लिए, सोशल के लिए वो सोचते थे। ऐसा नहीं कि वो अपने लिए सोचते थे। एथिक्स पूरा है कि आप अपने सोशल, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के लिए आप क्या सोचते हैं। आपकी जो सर्विसेज़ है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जो आप एमपीपीएससी में या यूपीएससी में, जो भी आप सर्विसेज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते हैं। आप पूरे सोशल प्रॉफिट, मतलब पूरे सोशल में क्या है, पूरे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। वैसे ही बड़े-बड़े जो थिंकर्स हुए, फिलॉसफर हुए, ये लोग लोगों के बारे में सोचे, पूरे सोशल के बारे में सोचे कि हम किस तरीके से समाज में एक नया परिवर्तन लेकर के आएँ। मतलब कि हम किस तरीके से चेंज लेकर के आएँ। तो उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है, जैसे कि सोक्राट, प्लेटो, बुद्धा, ओके, चारवाक, इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे आप, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग करेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनके जो भी थॉट्स थे, उनकी वजह से समाज में क्या आपके रिफॉर्म्स आए, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आपका सेकंड है एटीट्यूड। एटीट्यूड, कंटेंट, एलिमेंट, फंक्शन,
फॉर्मेशन, यानी कि एटीट्यूड का अगर हिंदी का मीनिंग होता है मनोवृत्ति, यानी कि आपके अंदर की सोच कैसी है, आप अपने किसी के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं। मान के चलिए किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये आपकी एक एटीट्यूड है, आपकी एक सोच है। पर आपकी सोच हमेशा बदलती रहती है। मान के चलो 1 महीने बाद बदल सकती है, किसी के साल में बाद में बदल सकती है। अब किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है, अगर वो किसी गर्म क्षेत्र में जाता है, यानी कि कोई अच्छे हॉट एरिया में जाता है, तो वहां पे बहुत से लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सबको देख करके उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, यानी कि एटीट्यूड, उसकी जो सोच है वो बदल जाती है। तो ये भी चीजों को हमको पढ़ना है, हम इसको बड़े लेवल पे देखेंगे। फिर आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है आपकी क्षमता, आपकी क्षमता कितनी है किसी भी काम को करने के लिए। कभी कभार ये होता है कि हम, कोई व्यक्ति, जो कोई पर्सन है, वो हर फील्ड के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर एक किसी फील्ड के लिए वो बना होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मल्टी टैलेंटेड हो, कि हर तरह का काम कर ले, वो तबला भी बजा ले, बांसुरी भी बजा ले, सारी चीजें काम कर ले, ऐसा नहीं होता। वो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को वो काम करता है, एक फील्ड को लेकर के वो वर्क करता है। अगर हम उसको और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दें, तो वो अपने जो भी अंदर की उसकी जो क्वालिटी है उसको और इनहेंस वो करेगा। तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, इसको भी हम बड़े तरीके से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू है, थोड़ा सा बस आप बना के रखें। फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ये हो जाएगा कि आपका किसी के प्रति आपकी क्या सोच रखते हैं, कैसी सोच है आपकी आपकी जो सोच कैसी रहेगी किसी के प्रति, हम किस तरीके से इसका यूज एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर है आपका ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एथिक्स और जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपके मूल्य हैं, उनका यूज या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी जो लोक प्रशासन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें वहां पे क्या क्या उसका प्रयोग है, क्या किस तरीके से यूज है, इन सारी चीजों को हमको देखना है। फिर आपका करप्शन, देखो करप्शन इसलिए पढ़ा जाता है कि करप्शन, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद, इतना सारी चीजें आपके लिए ट्रेनिंग के लिए खर्च करती है सरकार, उसके बाद अगर आप एक करप्ट अफसर बन जाते हैं तो उसको क्या होगा, उस गवर्नमेंट जिसके लिए आप जिस जो समाज के लिए जो आप काम करना चाहते हैं, या सरकार उस समाज के लिए कुछ अच्छा चाहती है, वो अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसा आएगा 500 रुपए समाज में खर्च करने के लिए, यानी कि सोशल में आपको खर्च करने के लिए, पर आप पता चला 250 रुपए आप अपने जेब में रख लिए और 250 रुपए उस समाज में आप दे रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से वो समाज नहीं बन पाएगा। तो करप्शन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर करप्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिर है केस स्टडी, देखो केस स्टडी जितनी भी है, केस स्टडी कैसे बेस होती है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसी के बेस में केस स्टडी बनेगी। जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे अभी हमने देखा कि हम एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देन आपका करप्शन, एथिक्स एंड वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसके बेस पर एक क्या बनेगी, केस स्टडी बनेगी। ठीक है, तो हम केस स्टडी को भी करेंगे और केस स्टडी में भी हम अच्छे से अच्छे नंबर को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एथिक्स क्या है, किस तरीके से ये पूरा आप देख रहे हैं कि एथिक्स में आपकी इंटीग्रिटी, मॉरल प्रिंसिपल, आपकी ऑनेस्टी कैसी है, आपके राइट्स क्या है, फेयरनेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है। ओके, ये सारी चीजों को आपको देखना है। यहां तक कोई डाउट है आपको, अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई डाउट है? सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें थी। सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे मार्क को हम क्या कर सकें। तो हमको देखना यह है कि एथिक्स क्या है, और इसका जो सिलेबस में आप देखते हैं, अगर हम ब्रॉड लेवल पे एथिक्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब बस सुनना है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इस सिलेबस में आपके एथिक्स सिर्फ लिखा हुआ है। यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे तो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड तीनों चीजें वही है, थोड़ी थोड़े बहुत डिफरेंस है, और यही चीज अपन को अपने सिलेबस में भी पढ़ना होता है। तो एथिक्स को हम देखें, ये एक पहली चीज हम एथिक्स देख रहे हैं कि एथिक्स क्या है। सिर्फ सुनना है, कोई जरूरत नहीं है चीजों को वो करने की। अब एथिक्स जो है वो, इट इज अ साइंस विच वी स्टडी इन अ सिस्टमेटिक वे। ये एक विज्ञान है। हम विज्ञान को कैसे पढ़ते हैं, हम साइंस को कैसे पढ़ते हैं,
एक सिस्टमेटिक कंडीशन में चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप सीधे जंप कर जाते हैं ऐसी चीजों में जहां उसका कोई इंटरलिंक ही ना हो। वैसे ही हम एथिक्स पढ़ते हैं कि एक साइंस है और जिसको हम सिस्टमेटिक कंडीशन में पढ़ते हैं, और इसमें हम पढ़ते क्या है, ह्यूमन के बिहेवियर को, यानी कि मानव के व्यवहार को हम पढ़ते हैं। ओके, मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मानव का व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर किसी के लिए कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को हम लोग एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका जो एरिया होता है ना वो फिक्स होता है। एथिक्स का जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। जैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस में फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, उसका एरिया फिक्स है। हम केमिस्ट्री में हम फिजिक्स की चीजें नहीं पढ़ते। वैसे एथिक्स का एरिया बिल्कुल फिक्स है कि हम ओनली ह्यूमन बिहेवियर की चीजों को हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे, एथिक्स और हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखना है। इट इज अ साइंस which we study in a systematic way. It is a science which we study in a systematic way. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हम किसकी स्टडी करते हैं इसमें, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओके। एरिया ऑफ एथिक्स इज फिक्स, ओके। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक विज्ञान है जिसका अध्ययन हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और हम इसमें मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं, और हम इसमें मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। साथ ही नीति शास्त्र का क्षेत्र फिक्स होता है, ओके। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एथिक्स, तो बोल देना भैया इट इज अ साइंस जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे पे स्टडी करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ये आप बता देना, ओके, ये आप बता देना। आगे आइए, यहां तक लिख लिया आपने। ओके, तो एथिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होगा डिस्क्रिप्टिव और एक होगा रेगुलेटरी। यानी कि पहला है वर्णनात्मक और दूसरा है आपका नियमा, है ना, नियमाकीय। थोड़ा सा कैसे, डिस्क्रिप्टिव और रेगुलेटरी में क्या डिफरेंस है अपन उस चीज को देखते हैं। तो पहली चीज कि डिस्क्रिप्टिव क्या बोलता है कि हम एज इट इज डिस्क्राइब कर देते हैं। एथिक्स को हमने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया कि भैया एक होता है इसका डिस्क्रिप्टिव साइंस और दूसरा होता है रेगुलेटरी साइंस। अब डिस्क्रिप्टिव साइंस का मतलब क्या है कि ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं, एज इट इज हमने डिस्क्राइब कर दिया। कैसे,
मान के चलो आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो ब्लू है, तो आपने बोल देंगे ये मेरा पेन ब्लू है। ओके, आप कोई आइंस्टीन के किसी फॉर्मूला को लिखते हैं, वो एज इट इज होता है, मतलब कि जो कहते हैं जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने लिख दिया। ये होता है आपका इस तरीके से। तो जब आप जाते हैं इस फील्ड में, तो उस फील्ड में आपको एक नियमावली मिलती है, यानी कि कानून की। उस पे आप देखेंगे कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी, वर्णात्मक तरीके से लिखी रहेंगी। तो ये क्या हो गया, जो चीज लिखी है हमें वो करना है। ओके, उसमें क्या बोलता है, दूसरे में ये बोलता है रेगुलेटरी साइंस। अब रेगुलेटरी साइंस का मतलब यानी कि हो जाएगा नियामकीय विज्ञान। इसमें क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रेगुलेटरी का मतलब कानून। ओके, इसमें हम मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं, मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ मानकों के साथ कुछ मानक दिए होंगे, मतलब कि कुछ मानक का मतलब ये होगा कि कुछ नियम या कुछ ऐसे लॉ दिए होंगे जो समाज जिसको मानता है। उस तरीके से हम इसमें इसका क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। कैसे, मान के चलो, अब रेगुलेटरी साइंस का मतलब किस तरीके से वर्क करता है देखना, कि इसका फाइनली मतलब ये होता है कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब राम या कोई श्याम, कोई लड़का है, वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये हो गया आपका रेगुलेटरी साइंस, एथिक्स। अगर मैंने इसको कहीं लिख दिया कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कहीं मैंने लिख दिया, तो ये वर्णात्मक हो गया। पर उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हो गया रेगुलेटरी साइंस। ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि, फिर से लिखना उसमें, एथिक्स इज अ साइंस ethics is a science divided by two conditions. First is descriptive, second is regulatory science. First is descriptive science and second is regulatory science. ओके, बहुत आपका ये जो विषय है बहुत थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल नया लग रहा होगा, और नए लगने के साथ साथ इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी सीखने, मतलब पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई जाने वाली चीजें हैं। इसमें कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नहीं होगा, बिल्कुल एक अलग तरीके से चीजें। इसको अगर आपने सीख लिया तो इन फ्यूचर आपके लाइफ में भी हेल्प करेगा। सेकेंड चीज, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, और दूसरों को एक नया चीज सिखाने में भी आपको एक मदद करेगा। आपको जीवन कैसे जीना है ये एथिक्स आपको सिखाता है। इसलिए इसमें थोड़ी सी संत महात्मा वाली बातें आ जाती हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको एक अजीब सा लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, बाकी बेटर है, आपको बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएगा। तो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव साइंस, सेकंड इज रेगुलेटरी साइंस। तो डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव साइंस is a as a describe as it is। जैसा दिया गया है वैसा हम उसके बारे में बता देंगे। डिस्क्राइब एज इट इज। एग्जाम्पल में लिखेंगे मार्कर इज ब्लैक या पेन इज ब्लू। जो दिया गया है वो बता दिए हमने। ओके, हिंदी वाले लिख लेंगे, नीति शास्त्रीय विज्ञान को दो भागों में बताया जा सकता है। पहला है वर्णात्मक और दूसरा है आपका नियामकीय। इसमें लिखते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा समझ लेना। नियामकीय, वर्णात्मक में लिखना है आपको। इसमें हम जैसा दिया है वैसा
वर्णन करते हैं। जैसे मार्कर काला है, है ना? ओके, मार्कर काला है। अब आ जाइए रेगुलेटरी साइंस में, उसके बारे में लिखिए। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है। एक दो दिन में सारी चीज समझ में आने लगी कि आखिर चल क्या रहा है। पहले हम चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बेसिक नॉलेज को हम देख ले रहे हैं। ठीक है, मानव के आचरण का अध्ययन किया जाता है कुछ मानकों के साथ। हेल्प विथ रेगुलेटरी लॉ। एग्जाम्पल लिख लेना। राम शुड सर्व, SERVE, राम शुड सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। ओके, राम शुड सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। जैसे राम को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ओवरऑल चीजों को हम अगर समेट दें एक साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स इज अ साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर के देखता है, और आपके ह्यूमन बिहेवियर का दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये है एथिक्स। आपका बिहेवियर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, कि मैं दूसरों पर कैसा इंपैक्ट डाल रहा हूं। आपने देखा होगा कि किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप उनके साथ रहते नहीं है, कहते हैं ये तो अजीब सा इंसान है यार, इसके साथ कौन रहेगा। तो कोई लोग बहुत अच्छे रहते हैं, आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ घूमना पसंद कर सकते हैं, उनके साथ खाना पसंद करते हैं। तो वो उसका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपका क्या है, ये सारी चीजों को डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं भैया डिस्क्रिप्टिव एथिक्स या डिस्क्रिप्टिव साइंस में हम देख सकते हैं कि व्हाट क्या है। क्या है का मतलब मार्कर कैसा है, तो आपने पूछ लिया भाई काला है। फिर आपने बोला रेगुलेटरी में हम किस लिए वर्क करते हैं, वाई, कुछ आधार पर निर्णय लेते हैं, वाई कुछ बेस पर निर्णय लेते हैं। तो हमने एग्जांपल में देखा कि भैया जो राम के माता पिता थे वो बूढ़े हैं, उसका जो बेस है वो बूढ़ा है, ओल्ड है। उस बेस पर हम निर्णय लिया कि भैया आपको, यानी कि राम, आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कीजिए। उस बेस पर निर्णय लिए। तो ये रेगुलेटरी साइंस ऑफ एथिक्स है। दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बस इतना बता दो। और शॉर्ट में अगर लिखना चाहो नीचे ऐसे रेड पेन से लिख दो, डिस्क्रिप्टिव साइंस ऑफ एथिक्स डैश करके व्हाट। एंड नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे। और रेगुलेटरी साइंस ऑफ एथिक्स में लिख सकते हैं डैश करके वाई। बट सम डिसीजन मेक अ सम बेस, मतलब किसी बेस के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ओके, दोनों चीजें हैं। तो अगर आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, लोक प्रशासन सेवा में जाएंगे, तो आपको किसी बेस पर निर्णय ले देना होगा किसी, तो आप उस टाइम रेगुलेटरी साइंस ऑफ एथिक्स का यूज करेंगे। ओके, फिर आपको एक बुक थमा दी जाएगी, आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी डिस्क्रिप्टिव साइंस ऑफ एथिक्स में, यानी कि भैया ऐसा ऐसा करना है, कोई व्यक्ति आया, हाँ ऐसा ऐसा करना है। कहीं पानी की समस्या है तो वहां की आप चीजों को, क्या पानी की समस्या है तो पानी की समस्या के लिए क्या क्या लिखा गया है, हाँ ये डिस्क्रिप्टिव साइंस ऑफ एथिक्स में। और कभी कभार आपको खुद निर्णय लेने होते हैं जिसमें रेगुलेटरी साइंस ऑफ एथिक्स वर्क करेगा, तो उस बेस पर आप निर्णय लेंगे कि हाँ, कि यार यहाँ पे इसके यहाँ बहुत गरीबी है, इसको गरीब है तो चलो हम इसको सरकार की कुछ स्कीम्स का इसको इसके तक पहुंच बना सकें। ये सारी चीजों को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और, कि हमने उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देखा, रेगुलेटरी देखा, एथिक्स, और हम पढ़ क्या रहे थे, हमारी मेन हेडिंग ये थी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी
and the aptitude. Last is aptitude. What is the aptitude and integrity? इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा तो कैसे हम सारी चीजें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा और हम देखेंगे। इंटीग्रिटी के पहले एथिक्स में कुछ एक दो पॉइंट आप और लिखें अलग से। लिखने से पहले इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं कि हम एथिक्स में चीजों को इवेल्युएट करते हैं, क्यों करते हैं, इन चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स होते हैं, हमारे कुछ क्या हो सकते हैं पर्सनल प्रॉफिट, किस तरीके से, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है हमारा, कि पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि पैसा आया, मान के चलो पुल बनाने के लिए 500 करोड़ आया, आपका पर्सनल इंटरेस्ट जाग गया कि 500 करोड़ में क्यों दूं, उसमें से 50 करोड़ में खुद रख लेता हूं। आप पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं कंपेयर टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें हम दे सकते हैं, अगर हम देखें व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक जो हित हैं, उसमें आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट है, क्योंकि आप तो काम करने किसके लिए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए। वहां पे आपका पब्लिक इंटरेस्ट जाग गया तो फिर हो गया, जो सोशल है, जो समाज है, उसका कभी उसको अच्छे तरीके से वो लाभ ही नहीं मिल पाएगा जो उसको चाहिए। तो क्या होगा, जो पर्सनल इंटरेस्ट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। कैसे कि एथिक्स, आप इस तरीके से लिखें इसको पहले, एथिक्स इज देयर what we evaluate what we evaluate to strike a balance, to strike 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 a balance between personal interest between personal interest and public interest, so that we can have a happy human life. Okay, happy human life। जब आप अच्छी जिंदगी जीते हैं ना, यानी कि आप खुश होकर के जो लाइफ जीते हैं, तब वो आपको जीने के लिए, आपको वो इंस्पायर करती है, लाइफ जीने के लिए आपको इंस्पायर करती है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, जब आप सर्विसेज में जाएंगे और आप किसी दिन किसी का अच्छा किए हैं, किसी का हित किए हैं, या किसी का बहुत आपने उस समाज के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके वर्क किया है, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। पर आपने जिस टाइम पर्सनल इंटरेस्ट को अगर आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो उस टाइम आपको क्या होगा, जो लाइफ जो है आपको इंस्पायर नहीं करेगी जीने के लिए, आप क्योंकि खुद के लिए चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर जब आप दूसरों के लिए करने लगेंगे तो आपको लाइफ क्या होगी आपकी, इंस्पायर होगी कि हम और कुछ ऐसा कुछ क्या करें जो समाज को और आगे बढ़ा के लेकर के चले जाए। ओके, यहां तक आपने लिखा, एथिक्स इज देयर व्हाट वी इवैल्यूएट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सो दैट वी कैन हैव अ हैप्पी ह्यूमन लाइफ। ओके, ओके, हैंड राइज कर देना अगर लिख लिए हो तो। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, एथिक्स गिव अस डिफरेंशियल नॉलेज। डिफरेंशियल नॉलेज, डिफरेंशियल नॉलेज। अब डिफरेंशियल नॉलेज का मतलब क्या है, विभेद ज्ञान। नीति शास्त्र हमें मानव समाज के लिए विभेद ज्ञान देता है। विभेद यानी कि हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं किसी दो चीजों में, है ना, कि क्या उचित है या क्या अनुचित है। यानी कि डिफरेंशियल नॉलेज फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एथिक्स गिव अस डिफरेंशियल नॉलेज फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इस पॉइंट को लिख लेना। हिंदी वाले लिखेंगे कि मानव समाज के लिए
नीति शास्त्र विभेद ज्ञान देता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, या कौन सा काम सही है या कौन सा गलत है। तो ये हो गया अपना अच्छे तरीके से एथिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अभी और पढ़ना है उसके बारे में, पर एक ओवरव्यू टाइप का हम चीजों को देखते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं एथिक्स के बारे में। एथिक्स एथिक्स कह रहे हैं इंटीग्रिटी के बारे में, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्य निष्ठा। ओके, सत्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा। होगा क्या कि जब हम सत्यनिष्ठा, यानी कि आपके अंदर कितने सच्चे काम, आप किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कोई काम को करते हैं। मान के चलो आप कोई भी काम कर रहे हैं, इवन खाना ही बना रहे हैं, आपने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ, बोल तो दिया सबके सामने, पर जब खाना बनाने गए तो पता चला इतना बेकार बना कि किसी ने खाया ही नहीं। तो ये सत्यनिष्ठा। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं इंटीग्रिटी में, मतलब ये होता है कुछ लोग ये होते हैं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूं थॉट्स को, विचार, ओके, थॉट्स, यहां पे डाल दूं मैं कर्म को, यानी कि डीड्स, ओके, और आपके यहां हो गए वचन, है ना, वर्ड्स को। मतलब कि मैं क्या करूंगा कि जब मेरे विचार यानी कि थॉट्स, ओके, डीड्स एंड वर्ड्स, ये तीनों चीजें अगर मेरे एक साथ चल रही हैं, मैं एक तीनों की चीजें मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठ इंसान हूं। कैसे कि जैसे कि इस वर्ड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले आप लिख लीजिए फिर और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। इंटीग्रिटी हेडिंग डाल करके डैश करिएगा और उसमें लिखिएगा, इफ देयर इज, इफ देयर इज यूनिफॉर्मिलिटी, यानी कि एक रूपता, इफ देयर इज यूनिफॉर्मिलिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, DEEDS, then we call it integrity, then we call it integrity, then we call it integrity। विचार, वचन, कर्म में एक रूपता हो तो उसे हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। ओके, तो कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आमतौर पर ये राजनीति में ज्यादा देखने को मिलता है। हर किसी नेता को तो हम नहीं कह सकते, कुछ नेताओं को कह सकते हैं, या फिर प्रशासनिक सेवाओं में कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनके जो विचार वचन ये नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तू 10 दिन के लिए मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे को 10 दिन बाद लौटा दूंगा, और फिर वो देते नहीं है, तो वो सत्यनिष्ठ इंसान यानी कि इंटीग्रिटी इंसान नहीं है। तो इसलिए इंसान यानी कि आप खुद सोचिए कि आप उन्हीं पर विश्वास करना पसंद करेंगे जो बोलता है और जो उन चीजों को करता भी है। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं 5 दिन बाद आपको ये पैसे अपने लौटा दूंगा, जब वो 5वें दिन बाद लौटा देता है तो आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, इंटीग्रिटी उसके अंदर है क्योंकि उसने जो बोला उसने करा। ये सारी चीजें होती हैं। तो इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है इन आपके एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, आपके लाइफ में, आपकी जो भी चीजों में, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि व्हेन अ पर्सन गोज अगेंस्ट, व्हेन अ पर्सन गोज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी, integrity, then corruption start to arise, then corruption start to arise। तो भैया जब कोई इंसान, बिल्कुल वही बात मैंने आपको कहा कि कोई इंसान अपने जो भी उसके थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, डीड्स हैं, विचार कर्म वचन, ये तीनों जब मिल रहे हैं और
उसने जो बोला वो कर रहा है तो आप उसको मानेंगे इंटीग्रिटी। पर किसी इंसान ने आपको बोला कि मैं इतने दिन में ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, मान के चलो मैं ही ले लो, मैंने बोल दिया मैं आपको इतने दिनों में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा और उतने दिन में नहीं किया, मैं आपको खींच रहा हूँ 5-6 महीना, तो आप मेरे पर से विश्वास हटा देंगे। मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे पैसे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई भी, या मान के चलो आप एक लोक सेवा हैं, लोक सेवक हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इन चीजों पर जब ध्यान देना बंद कर देंगे तो बिल्कुल सी बात है, आप अगले के सामने एक तो विश्वास भी खो रहे हैं और धीरे धीरे भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, करप्शन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। करप्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपने अगले को बोल दिया कि भाई मैं अगले 5 दिन बाद ये काम कर दूंगा, या 5 दिन बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, पर 5वें दिन के बाद उसने आपसे पैसा नहीं लौटाया, तो मतलब एक प्रकार का करप्शन हुआ। करप्शन का मतलब पैसे लेना ही नहीं होता, पैसे चुराना भी होता है, सारी चीजें होती है, धीरे धीरे करप्शन बढ़ता है। तो इसमें थॉट्स क्या होते हैं, बदलते हैं। अगर किसी के थॉट्स बदल रहे हैं या करप्शन बढ़ रहा है तो दो ही तरीके से कम कर सकते हैं, या तो अंदर से उसको इतनी शिक्षा दे दो, अंदर से उतने उसको सिखा दो कि उसके अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगे। ओके, बचपन से आपको आपके फादर, आपकी फैमिली ने सभी को आपको अच्छे थॉट सिखाए हैं, तभी आपके अंदर ऐसी अच्छी चीजें आई हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप चोरी करने लगे कहीं, ऐसा तो आपने किया नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली के थॉट्स हैं। अगर तो हम किसी भी, अगर हमको किसी के थॉट्स बदल रहे हैं, वो करप्ट हो रहा है या फिर वो अपनी इंटीग्रिटी खो रहा है, तो या तो उसको अंदर से सुधार दो, बचपन से ही उसको सिखा दो, या तो बाहरी प्रेशर इतना दो ताकि वो करप्शन की वो सोचे ही ना, या उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। बाहर से कैसे, अगर आप लोक सेवा, जब आप एक लोक सेवक बनेंगे, आप जब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे तो आपको जैसे कि आरटीआई का सामना करना पड़ता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने के लिए कि आपने जो काम किया उसका जितना पैसा लगना था वो सही जगह लगा कि नहीं लगा, आम जनता जान सकती है। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस सर्विस कमीशन, ये भी क्या करती है, करप्शन पे रोक लेती है। बाहर से प्रेशर इतना हो जाता है, इतने लॉ बन जाते हैं कि आप सोचते ही नहीं है, तो भी आप डरते हैं करप्शन करने से। तो इंटीग्रिटी से अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, भैया इफ देयर इज यूनिफॉर्मेलिटी इन द थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, देन वी कॉल इट इंटीग्रिटी। आप इन चीजों को बता देना। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, व्हाट इज द एप्टीट्यूड, क्या होगा उसको हम देखते हैं। ये एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब भैया ये होता है कि किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्रों में क्षमता होती है। कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई मान के चलो किसी को मेहंदी लगाना बहुत उसके वो मतलब एक पर्ट, किसी को मेहंदी लगाते नहीं आता, किसी को ड्राइंग बनाते नहीं आता, किसी को क्रिकेट खेलते आता है अच्छा, किसी को क्रिकेट खेलते अच्छा नहीं आता, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत अच्छा वो काम करते हैं, है ना। वो इंटीग्रिटी उनमें, इंटीग्रिटी कह रहा हूं, एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है। कैसे, एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो है वो, छोटा सा बच्चा राजा बना हुआ था, और राजा बन के वो, ऐसे गांव के बच्चे खेल रहे थे, तो गांव के बच्चे खेल रहे थे तो वो एक जन राजा बना था, तो वो सबके सामने वो कर रहा था कि तुमने ये पाप किया, तुमको ये वाली सजा मिलेगी, तो निर्णय ले रहा था। वो छोटा सा थे, 4-5 बच्चे खेल रहे थे, तो वहां से एक पंडित जा रहा था और उसने उसको चीजों को देखा, उसने अपने आंखों से उसको देखा कि किस तरीके से बच्चा ये बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बच्चा ये काम कर रहा है, तो वो निर्णय लेते हुए उनको देख रहा था। पहले से वो लोग खेल रहे थे, पर उसने उनके अंदर की चीज वो जान गया कि इस इंसान के अंदर क्या है। तो उसको फिर उसके घर गया और उसके घर के माता पिता से पूछा कि भैया इस बच्चे को मैं ले जाना चाहता हूँ, इसको कुछ और अच्छा सिखाना चाहता हूँ, इसकी प्रतिभा जो इसके अंदर जो छुपी हुई है उसको मैं और अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, इनहेंस करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर उसको लेकर के गया और वही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो अगर हम किसी की एप्टीट्यूड के अंदर हम बढ़ा दें, कोशिश ऐसा करें कि हम, जो मान के चलो आपको थोड़ा सा आता है, जैसे कि मैं आपके अंदर के एप्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। आपके अंदर वो क्षमता है, और उस क्षमता को या उस कैपेसिटी को मैं बढ़ा करके इतना तैयार करना चाहता हूं ताकि आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन चीजें समझ में आने लगे, सारी चीजें आपके अंदर ऐसा आप डेवलप हो जाए कि बस आपके सामने क्वेश्चन दिखे और उस आंसर को अप्लाई करने की आपके अंदर की एक सोच डेवलप हो जाए, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि क्या है ये एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर, हर किसी का एक इतना कमांड होती है कि वो उस एरिया पर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसको आप लिखेंगे पहले हिंदी में, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमता व सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी व्यक्ति का
किसी विशेष किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमता व सामर्थ्य को दर्शाता है। ओके, लिख लिया? आप लोग लिखेंगे इंग्लिश में। shows the ability and potential of a person in a particular area in a particular area in a particular area जिसको प्रशिक्षण व माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। जिसको प्रशिक्षण व माध्यम से भविष्य में उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश वाले लिखना, विच कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग एंड मीडियम। कैरीड फॉरवर्ड इन फ्यूचर थ्रू ट्रेनिंग एंड मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड आपका जो एमपीपीएससी में आपकी एप्टीट्यूड को नापा जाता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है। तो भैया उसने क्या किया, एग्जाम लेता है आपसे, तभी ना, तभी वो आपको बाद में ट्रेनिंग देता है ना कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं। पहले उस क्षमता को पास कर लो, उस कैपेसिटी को पास कर लो, उसके बाद ही आपको जब ट्रेनिंग देता है कि आपकी ट्रेनिंग देकर के आपके अंदर की चीजों को और बढ़ाता है वो। उसके बाद एक अच्छे क्या बन सकते हैं आप, एक अच्छे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, आईएएस, है ना, डीएसपी, ये सारी चीजें आप बन सकते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन को हम अच्छी ट्रेनिंग दें, और या मान के चलो हम किसी पर्सन को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो इधर उधर भटक रहा है, तो कई जगह आप जाएंगे अलग तरीके से उन चीजों को पढ़ाया जा रहा है, मान के चलो एक ही जगह सारी चीजों को पढ़ाया जा रहा है, एमपीपीएससी में वहीं बैठा है, सारे लोग वहीं बैठे हैं, तो सही तरीके से उसकी ट्रेनिंग उसको नहीं मिलेगी, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है वो दब जाएगी, फिर वो उसी तरीके की चीजें वो सोचने लगेगा। तो ये आपका बाउंडेशन या आपका इस तरीके से एनवायरमेंट होना चाहिए ताकि आपके अंदर की जो भी कैपेसिटी है वो बाहर निकले। तो आप लोग भी उन्हीं लोगों के साथ अपने कन्वर्सेशन कीजिए जो लोग उस फील्ड से जुड़े हैं। आपने अगर कन्वर्सेशन अपना जो भी है थोड़ा सा चेंज किया, तो इससे ये होता है कि उससे आप थोड़ा सा लीक से हटना चालू हो जाते हैं। 1-1.5 साल की बात है, 1-1.5 साल बाद आप 1-1.5 साल आपको देना है बहुत मन से, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सबसे बड़ी खुशी होगी। ओके, मुझे अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन देखते हैं कि जो वर्ड है एथिक्स, जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है इथोस, जिसका मतलब ये होता है कि भैया आपकी आदत कैसी है, आपका चरित्र या रीति रिवाज कैसा है, और आपका बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, ये सिखाता है। ये सिखाता है मतलब कि एथिक्स में जो हमने तोड़ दें, एथिक्स को पहले ग्रीक वर्ड में इथोस बोलते थे, और इथोस का मतलब यही होता है कि हैबिट, कस्टम एंड वे ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या है। एथिक्स इज आल्सो कॉल्ड ए मॉरल फिलॉसफी, नैतिक दर्शन भी इसको हम बोलते हैं, मॉरल फिलॉसफी, नैतिक। ओके, और द वर्ल्ड वर्ड ऑफ मॉरल, ये जो मॉरल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, मॉर्स, मॉरिस, यहां से आया है, मॉर्स, ठीक है। मॉरल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, और इथॉस जो है एक ग्रीक वर्ड है, और इथॉस का मतलब ये होता है कि हैबिट, कस्टम, वे ऑफ बिहेवियर। वही तो हम सीख रहे हैं, मानव का व्यवहार। मैंने आपको बताया अभी इसके पहले कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमको सीखना है, क्या सही है और क्या गलत है। मॉरल के बारे में हम देखेंगे तो मॉरल्स में एक लैटिन वर्ड है जिसे हम मॉर्स कहते हैं, और सिंपल वर्ड में एथिक्स को हम समझे तो एथिक्स रिफर्स टू दैट गुड एंड द वे टू गेट इट, मतलब कि क्या अच्छा है और हम इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है, और क्या बुरा है और इससे हम कैसे बचें, यही है एथिक्स। ओके, तो मानव व्यवहार एक इस तरीके से, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए कि क्या अच्छा है, और हम मान के चलो क्या अच्छा है, तो समाज
में जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा के ऊपर अगर हम ला दें, पॉवर्टी जो लाइन है उसके ऊपर अगर हम ला दें, उसको हम अबव पॉवर्टी लाइन में लेकर के आ जाएं, तो ये बहुत अच्छा है। अब इसको पाने के लिए हम क्या करें, ये तरीके हमें ढूंढने होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एथिक्स यही बोलता है और क्या बुरा है और इसे हम कैसे बच सकते हैं, यही है एथिक्स सिखाता है हमको। ठीक है, जैसे हम अभी हमारे क्या कहते हैं सिलेबस में करप्शन है, तो करप्शन से कैसे बचा जा सकता है, ये तभी तो एथिक्स में डाला गया है करप्शन को। करप्शन से हम कैसे बचें, ये चीजों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है एथिक्स क्या है, तो या तो आप ये वाला चीज बता सकते हैं या इसके पहले जो मैंने लिखवाया है वो बता सकते हैं। ओके, तो इट रिफर्स टू व्हाट आउट टू बी डन टू अचीव व्हाट इज गुड एंड व्हाट आउट नॉट टू बी डन टू अवॉइड व्हाट इज एविल। यह दर्शाता है कि क्या अच्छा है और क्या हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बुराई से बचने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बात वही कह रहा है दोबारा से। ओके, तो ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, फिर ये बोलता है कि मैंने आपको अभी बताया कि एक रेगुलेटरी, इट्स रेगुलेट एंड डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड गिव द राइट ओरिएंटेशन टू वन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको भी बताया था कि एथिक्स एज अ डिस्क्रिप्टिव एंड द रेगुलेटरी साइंस, बात वही है कि दिस इज अ रेगुलेटरी साइंस। एक बेस होगा, एक पर्टिकुलर बेस होगा। ओके, एक बेस के हम आधार पर, यानी कि एक बेस पर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कोई बूढ़ा आदमी है, उस बूढ़े आदमी के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेस क्या था यहाँ पे, बूढ़ा आदमी। जवान तो कुछ कर सकता है पर बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, तो ये है रेगुलेटरी साइंस। फिर बोलता है एथिक्स इज नॉट प्राइमरीली टू रेस्ट्रिक्ट वन बिहेवियर, rather to help one to find what is good and how to get it। बात वही है, बस ये खोजने में मदद करता है कि क्या अच्छा है और इसे हम कैसे प्राप्त करें। कहीं भी घुमा फिरा के आपको एक ही वर्ड आपको याद रखना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही है एथिक्स, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ओके, तो फिर से, और मैंने आपको बताया था एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। समाज की मान्यता प्राप्त हो तो हम किस पर चलते हैं। Ethics is a word is a customary habits which are recognized by the society। तो कुछ ऐसे नियम हमने बनाए होंगे। एथिक्स हम और इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एथिक्स में जो भी नियम बनेंगे वो आप पर्टिकुलर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी एक व्यक्ति ने वो लॉ बना दिया, वैल्यूज बना दी, आप उसी पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज धीरे धीरे इन चीजों को सीखते हुए एक निर्णय पर आता है, तो वो समाज में जो भी मान्यताएं चल रही हैं वही है एथिक्स, यानी कि जो प्रचलन में, जो हैबिट्स में है, वही है एथिक्स। पर हाँ, समाज की कुछ मान्यताएं बुरी भी हो सकती हैं, कुछ हैबिट्स बुरी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वहां का जो सोशल सोसाइटी है वहां की पूरी हैबिट्स बहुत अच्छी ही होगी, क्या पता वहां की हैबिट्स बुरी होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप समाज, जो सोसाइटी है उसने जो अपने हैबिट्स को बनाया है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो बात अच्छी है, वहां के लिए आप अच्छे हैं। अगर आप उसके अपोज हो जाएंगे तो ये गलत बात है। मान के चलिए एक जब आप एक लोक प्रशासक, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जाएंगे और वहां पे सोसाइटी के लिए जब आप वर्क करेंगे, वहां की सोसाइटी के जब आप अगेंस्ट जाएंगे तो वो काम आपके लिए गलत होगा। और वहां के सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, वहां की सोसाइटी कैसी है, वहां का कल्चर कैसा है, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। तो उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप एक एथिकल वर्क करेंगे, आप एथिक्स के तौर तरीकों से आप काम करेंगे। बट कुछ रीति रिवाज, प्रचलन अच्छे नहीं होते हैं, समाज के कुछ प्रचलन अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि वहां का जो कुछ, वहां की कुछ हैबिट्स क्या होंगी, कुछ बुरी भी होंगी जो ग्लोबली और बहुत सारी चीजों को बहुत सारे डायमेंशन को देखते हुए एक नेगेटिव वे पे दिखेगा, नेगेटिव परफॉर्म करेगा, यानी कि नकारात्मक स्थिति वो प्रदर्शित करेगी। तो जैसे कि सती प्रथा, आप ये बताइए, पहले समाज में सती प्रथा बहुत चलता था, सती सिस्टम। उसमें क्या होता था, भैया पति मर गया तो पत्नी को जिंदा उस आग में झोंक दिया जाता था। ऐसा राजपूत में होता था, तो जिंदा उस आग में वो जल जाती थी। तो ये होता था सती सिस्टम। तो भैया आज के टाइम पे तो वो अच्छा नहीं है ना, इसलिए सती सिस्टम से लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया है 1829 में। तब जाके सती प्रथा का क्या हो गया, अतः अंत हो गया। फिर एक चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज भी समाज की बहुत बेकार चीज है। हैबिट जो है, समाज की जो हैबिट है, सोसाइटी की जो हैबिट है वो बेकार है। ये पहले बहुत था, 10 साल की लड़कियां, 5 साल की लड़कियां, इनकी शादी कर दी जाती थी। बट बाद में धीरे धीरे इन चीजों को खत्म किया गया, बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज को खत्म किया गया, क्योंकि लड़कियों का भी पढ़ने का हक है। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई, अब तो 21 वर्ष करने जा रहे हैं, 21 ईयर्स करने जा रहे हैं, ताकि लड़कियां भी एक अच्छी स्टडी और अपने
जो सोसाइटी से वो ऐड हो सके। वो पहले वैल्यूनरेबल थी और आज भी उनको वैल्यूनरेबल माना जाता है, यानी कि असुरक्षित समूह में गिना जाता है। तो चाइल्ड मैरिज को, ये पुरानी हैबिट्स थी जिसको बंद किया गया। ये एथिक्स यही सिखाता है कि कोई कोई चीजें हैं, जैसे कि मान के चलो 7 फेरे शादी में लिए जाते हैं, पता चला 4 फेरे ले लिए आपने, तो वहां जो आपके समाज के लोग हैं, आपके सोसाइटी के लोग हैं, आप पर नाम रखने ला चालू कर देंगे, उनने तो 4 फेरे लिए हैं, शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है, अलग अलग तरीके से धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। फिर हम दूसरी चीजों के दूसरे हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 7 फेरे नहीं लेना है, हमें आधे घंटे में शादी कर लेना, हम दूसरे हैबिट्स को कभी कभार अडॉप्ट करने लगते हैं। तो खैर, समाज यानी कि सोसाइटी पर जो भी सारी चीजें, जो हैबिट्स अच्छी हैं, उनके अनुसार हमको चलना होता है, यही एथिक्स कहलाता है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं एथिक्स वर्सेस मॉरल। मॉरल्स और एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र है, मॉरल्स आपके जो वैल्यूज होंगे। ओके, उसकी बात नैतिकता, हिंदी में इसको बोलेंगे नैतिकता, और एथिक्स का मतलब है नीति शास्त्र। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, आगे हमको देखना है कि एथिक्स और मॉरल में क्या डिफरेंस है। तो अभी हमने एथिक्स देखी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम अच्छे को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो भैया नीति शास्त्र कहता है, यानी कि एथिक्स रिफर्स टू रूल प्रोवाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स। एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि जो आचार संहिता, जब भी आप काम करेंगे ना, तो आपको एक आचार संहिता, इसके अंदर आपको काम करना है, ये है कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, हर वर्क का कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ओके, प्रिंसिपल इन रिलीजन, यानी कि धर्म में क्या है, धर्म में क्या कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, यहां से लाए जाते हैं एथिक्स के कुछ। एथिक्स के जो लॉ होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, यानी कि एक सोसाइटी से आती है जो भी लॉस होते हैं। ओके, तो धर्म में जो चीजें दी गई हैं, प्रिंसिपल इन रिलीजन्स। फिर है मॉरल्स, यानी कि नैतिकता, ये बोलता है सही और गलत। ये किसी व्यक्ति के अपने सिद्धांतों को तरह, मेरे मॉरल्स क्या है, मेरी नैतिकता क्या है। आप किसी व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होंगे कि मैं शाम को 5 बजे खाना खा लेता हूँ, इसके खुद के मॉरल्स हैं। कोई कहता है नहीं, मैं तो 10 बजे खाता हूँ, ये खुद के मॉरल्स हैं। कोई बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी को उधार देना पसंद नहीं करता, ये उसके मॉरल्स हैं। कोई व्यक्ति चलो दे देता है, ये उसके मॉरल्स हैं, है ना। कोई व्यक्ति झूठ बोल देता है पल पल में, उसके मॉरल्स हैं। तो ये जो मॉरल्स हैं, ये खुद से आते हैं। ओके, खुद के अंदर रहते हैं नैतिकता। बट एथिक्स जो है, नीति शास्त्र जो है, वो बाहर से आते हैं, बाहरी नियम। बाहर यानी कि बाहर के नियम क्या, कोड्स ऑफ कंडक्ट। मतलब जहां भी आप काम कर रही होंगी या कर रहे होंगे, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया जाएगा किस तरीके से काम करना है। और कुछ धर्म में सिद्धांत होते हैं, सबके धर्मों में अलग अलग सिद्धांत होते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, शाम को 5 बजे आपको खाना खा लेना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है, किसी में बोलते हैं आपको। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग आप उनके सिद्धांत होंगे। तो ये एथिक्स वर्सेस मॉरल्स की बात करता है। इन चीजों को आप देख, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कुछ डायमेंशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है भैया। एक होता है मेटा एथिक्स, दूसरा होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड थर्ड इज अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स कहता है कि व्हाट इज गुड, नॉर्मेटिव एथिक्स कहता है कि इज स्टीलिंग गुड। अब आप बताओ, पर्सपेक्टिव आपका क्या है स्टीलिंग के लिए, क्या चोरी करना सही बात है, ये आपका पर्सपेक्टिव। आगे मैं उसको थोड़ा सा और, इज बायो पायरेसी गुड। ओके, अप्लाइड एथिक्स, ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे देखते हैं कि क्या बोलता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स डील्स विद द आफ्टर और बियॉन्ड and questions such as what is goodness and how can we tell good from bad। एक मिनट चलिए, एथिक्स के डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं कि मेटा एथिक्स क्या बोलता है। मेटा एथिक्स ये बोलता है कि भैया अच्छाई क्या है, व्हाट इज गुडनेस, हम बुरे से अच्छा कैसे बता सकते हैं कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड, हाउ कैन वी टेल गुड फ्रॉम बैड। इट आल्सो क्वेश्चन द ओरिजिन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन उठाता है कि जो एथिकल प्रिंसिपल बने हैं, मतलब कि समाज ने, जो सोसाइटी ने जो बनाई है प्रिंसिपल, या किसी धर्म ने प्रिंसिपल बनाया है। ओके, जैसे कि 3 तलाक, वो जो प्रिंसिपल था, वो क्या सही है, क्या वो गलत है, क्या उस पर हमें क्वेश्चन उठाने चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि भैया ये तो गलत है। अगर हम वुमेन्स के परस्पेक्टिव से देखें तो ये तो बहुत बहुत गलत है 3 तलाक वाला सिस्टम, ताकि उसमें वुमेन्स की सिक्योरिटी नहीं रहेगी।
तो हम कह सकते हैं इट आल्सो डील्स विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स, राइट, रॉन्ग, लव, कंपेशन। ठीक है, सही, गलत, प्रेम, करुणा। यह भी सवाल करता है कि क्या नैतिक निर्णय, मतलब कि जो हमारे जो एथिकल जजमेंट है, यानी कि जो मॉरल जजमेंट, एथिकल नहीं मॉरल जजमेंट, यानी कि आपके जो अंदर से निकल रहे हैं नैतिक, एथिक्स नहीं, एथिक्स तो पूरा यूनिवर्सल चलेगा, सोसाइटी चलेगी, बट जो मॉरल जजमेंट है आर द यूनिवर्सल, मतलब कि मान के चलो आपका मॉरलिटी है झूठ बोलना, तो क्या यूनिवर्सल ये सही रहेगा? नहीं, ये गलत है। और रिलेटिव, एंड इफ दे आर ऑफ वन काइंड और मेनी, सार्वभौमिक व सापेक्ष है, और यदि वे एक प्रकार के या कई है। मान के चलो, तो ये यही बोल रहा है बैठा एथिक्स कि क्या अच्छाई क्या है और हम इसको बुरे से अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो एथिक्स में बोल सकता है कि भैया कि कुछ जो प्रिंसिपल होंगे वो गलत भी हो सकते हैं, जो यूनिवर्सल होंगे पर वो कुछ गलत होंगे, और कुछ मॉरल जजमेंट आपके वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते। आपके मॉरल वैल्यूज, आपके मॉरल जजमेंट आपके खुद के होंगे, किसी दूसरे के नहीं होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ मेटा एथिक्स, तो मेटा एथिक्स आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, दिस इज अ मेटा एथिक्स। ओके, मेटा एथिक्स। दूसरा है प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन किया गया कि ये इसने चोरी की है, इसके लिए हम क्या एक्शन ले, या फिर क्या चोरी करना सही बात है। अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चोरी करने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं, चोरी करना तो गलत बात है। द नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न्ड विद द क्राइटेरिया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, इट इंक्लूड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। आपके मॉरल वैल्यूज भी पर्सपेक्टिव एथिक्स में इंक्लूड होंगे, आपके खुद के जो वैल्यूज होंगे वो इंक्लूड होंगे। मतलब कि चोरी करना आपके लिए क्या है, आपके मॉरल वैल्यूज के अनुसार चोरी करना क्या है, आपके मॉरल वैल्यू के अनुसार शाम को 5 बजे खाना खाना क्या है, आपके मॉरल वैल्यू के अनुसार एक्सरसाइज करना क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीजों के बारे में ये पर्सपेक्टिव बताता है। ओके, तो ये पर्सपेक्टिव एथिक्स में आपका मॉरल वैल्यूज भी इंक्लूड होता है, हैव अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस। व्हाट ह्यूमन एक्शन, आप क्या एक्शन लेंगे, इंस्टीट्यूशन एंड वे ऑफ लाइफ शुड बी लाइक। आप क्या एक्शन लेंगे जब आपके सामने कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो जहां पर आपका एथिक्स एंड मॉरल दोनों कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि सोसाइटी के उससे देखेंगे तो वो उनके लिए सही होगा, पर कभी आप मॉरल वे पे देखेंगे, आपके जो मॉरल वैल्यूज होंगे उसके अनुसार आप देखेंगे तो वो आपको गलत लगेगा। जस्ट लाइक सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज, आपको आपके मॉरल वैल्यूज के अंदर अंदर से आवाज निकल करके बाहर आएगी कि भैया क्या है। तो हम कह सकते हैं इट डील्स विद द क्वेश्चन लाइक हाउ शुड पीपल एक्ट, व्हाट इज द करेक्ट एक्शन। लोगों को कैसे कार्य करना चाहिए आप ये बताएंगे, और सही क्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि देखो भैया चोरी मत करो, चोरी की जगह आप पैसा कमाइए, ये एक सही प्रोसेस होगी, व्हाट इज द करेक्ट एक्शन। या फिर जो चोरी किया है उसके लिए आप क्या एक्शन लेके। तो पर्सपेक्टिव का मतलब ये होगा आपके खुद का जो चीजें होंगे आप किस तरीके से उस बारे में सोचते हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव हो गया। और मेटा में आपका हो गया कि क्या अच्छा है, और हम बुरे बुरे को हम किस तरीके से हम उसको अच्छा बना सकते हैं, या बुराई को हटा करके हम उसको अच्छाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है मेटा एथिक्स और ये हो गया आपका पर्सपेक्टिव एथिक्स। ओके, दोनों में कोई डाउट है? फिर हम आगे देखते हैं कि पर्सपेक्टिव एथिक्स के बाद अप्लाइड एथिक्स, व्यवहारिक नैतिकता। अप्लाइड एथिक्स is a philosophical examination from a moral standpoint of particular issue in private and public life. अब आप किस तरीके से चीजों को अप्लाइड करेंगे, यानी कि व्यवहारिक, अप्लाइड का मतलब व्यवहारिक क्या होगा। कभी कभार हमें ऐसे निर्णय लेना पड़ता है या ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो व्यवहारिक तरीके से लिए जाते हैं। ये निजी और सार्वजनिक जीवन में विशेष मुद्दों के नैतिक दृष्टिकोण से एक दार्शनिक परीक्षा है जो नैतिक निर्णय के मामले में है। मतलब कि आप क्या करते हैं, कभी कभार कुछ आपके पर्सनल होंगे और कुछ होंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ पर जो इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद आप अपने आप एक अप्लाइड एथिक्स पर वर्क करते हैं। दिस यूज एप्लीकेशन ऑफ मॉरल नॉलेज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड यूजेस फिलोसॉफिकल मेथड टू आइडेंटिफाई द करेक्टली एंड करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसकी अप्लाइड एथिक्स की कुछ ब्रांचेस है जिसमें बायो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, मिलिट्री एथिक्स, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, पब्लिकेशन। अब देखो एथिक्स का मतलब यही नहीं कि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन में ही वर्क करते हैं।
सबके लिए अपने अपने कुछ एथिक्स होंगे। अब बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस का एक अलग एथिक्स होगा। बिजनेस हम किसी को कैसे कन्वर्ट करें, इसका एक अपना एथिक्स होगा। इसके अपने कुछ लॉस होंगे, लॉ होंगे कि हम किस तरीके से कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करें, व्यवहारिक नैतिकता, ताकि हम अपने और पब्लिक के हितों को दोनों तरीके से हम एक अच्छे तरीके से व्यवहार उत्पन्न करके एक अपने बिजनेस को बढ़ा सके। बायो एथिक्स, मिलिट्री एथिक्स, यानी कि मिलिट्री जो सैन्य जो है उनके भी अपने कुछ लॉ होंगे, उनके भी कोई अपनी अप्लाइड एथिक्स होगी कि भैया सुबह 5 बजे उठ जाना है, एक्सरसाइज करना है, ये काम करना है, एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम वो बिल्कुल क्या रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन। ओके, इस तरीके से वो अप्लाइड एथिक्स पर वो वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब मूल्य, आपके मूल्य। एथिक्स में हमने देखा कि भैया ग्लोबली सोसाइटी के, बट एक वैल्यूज है यानी कि मूल्य है आपके जो होंगे, वो क्या है उसको हम देखते हैं। वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज दोस थिंग दैट आर वैल्यूड बाय समवन। मूल्य उन चीजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी के द्वारा मूल्यवान है। आपके लिए कोई वैल्यूज बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो, वैल्यूड करती हो, मतलब आप सच्चाई की राह पे चलते हैं, मतलब आप सच बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा, ये मेरे वैल्यूज हैं। In other words, values are what is considered important by an individual and an organization. दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, मूल्य वे हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब वैल्यूज का मतलब कोई संगठन बन गया, कोई मान के चलो कोई महिला शक्ति करके कुछ संगठन बन गया, वुमेन्स पावर। अब वुमेन्स के वैल्यूज क्या है, हम अपने वुमेन्स लोग कहेंगे कि हम अपने जो भी राइट्स हैं उनको किसी और को, हम अपने राइट्स की प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे राइट्स को कोई छीन नहीं सकता, ये इनके वैल्यूज हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सत्य की राह पे चलेंगे, हम वुमेन्स को आगे बढ़ाएंगे, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करेंगे, उनको उनको हम क्या कर देंगे, जॉब्स देंगे। ये उनके वैल्यूज है, वो इस वैल्यूज पर वर्क करते हैं। तो कोई भी संगठन होता है, उनका एक पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं, वो अपने वैल्यूज पर वर्क करते हैं। वैसे ही आपके भी कुछ वैल्यूज होंगे, आप उसी वैल्यूज पे ही वर्क करते होंगे या करती होंगे। सबके वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो किसी के वैल्यूज हैं भैया साहस, ईमानदारी, कुछ कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट है, ये उसके वैल्यूज है, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, ऐसा बोल देते हैं। ओके, इनोवेशन मतलब एक नए तरीके से जीना, नए तरीके से काम करना, ये सब वैल्यूज होंगे। ओके, तो आप वैल्यूज कहाँ से आएंगे, आपके खुद के वैल्यूज होंगे या किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो वैल्यूज होंगे, जो सब वो अपने आप को बहुत क्या मानेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे उन वैल्यूज को, कि इस वैल्यूज के खिलाफ वो नहीं चलेंगे। जैसे कि जैन समुदाय, उनके खुद के पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं। बौद्ध धर्म, उनके खुद के एक पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। जैसे सिख धर्म में है ना, उनके वैल्यूज होते हैं। तो सारी चीजें ये होती हैं। फिर आप देखेंगे कि वैल्यूज आर बिलीफ अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मूल्य क्या महत्वपूर्ण है के बारे में ये बताता है। क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताता है। तो वैल्यूज आर द बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोशल ग्रुप अबाउट व्हाट इज हेल्ड इंपॉर्टेंट, दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट वन वे और अनदर। जो वैल्यूज होते हैं ना, वो मोटिवेट करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वैल्यूज होंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे और वो ट्रांसफर करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, और दूसरों को वो प्रेरित करते हैं। ओके, इस तरीके से वो मोटिवेट करना चालू करेंगे। अब जैसे कि मान के चलो मैंने आपके वैल्यूज से प्रभावित हो गया कि आप बिल्कुल आप इनोवेटिव हैं, आप नए नए तरीके से काम करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके वैल्यूज से मोटिवेट हो गया और मैं भी पढ़ना चालू कर दिया। तो आप कभी कभार देखते हैं कि आप कोई पढ़ रहा होता है तो आप उसके चीजों को देख करके आप भी बैठने पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये वैल्यूज हो गए। इक्वल राइट फॉर ऑल, मेरिट अबव ऑल एल्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, सभी के लिए समान अधिकार, ये वैल्यूज हो सकते हैं। मान के चलो किसी राष्ट्र के, किसी संगठन की वैल्यू है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है कि भैया सभी के लिए समान अधिकार, सबसे ऊपर योग्यता आधारित काम मिलना चाहिए, यानी कि मेरिट अबव ऑल एल्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा, काम करने के लिए काम जो है वो सारी चीजों को मिलना चाहिए, आदि मूल्यों के प्रतिनिधि होते हैं, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैल्यूज। तो ये वैल्यूज इस तरीके से बिलीव करते हैं किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, तो वैल्यूज वर्सेस एथिक्स। एथिक्स हमने देखा और वैल्यूज देखा। एथिक्स सोसाइटी से क्रिएट हो सकती है, ग्लोबली हो सकती है, वैल्यूज आपके अंदर से आ सकती है। ठीक है, वैल्यूज आपके खुद के होंगे, आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एथिक्स बताती है कि व्हाट इज राइट, मतलब मैंने आपको बता चुका हूं क्या सही है क्या गलत है। और वैल्यूज बताती है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपके लिए कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, ये आपके इंपॉर्टेंस होंगे, आपकी वैल्यूज होंगी।
ओके, व्हाट शुड आई अचीव, मैं क्या पाना चाहता हूं अपने वैल्यूज में, अपने वैल्यूज को ये डाल दूं, अपने मूल्यों को डाल दूं कि मैं क्या पाना चाहता हूं। और एथिक्स बताता है कि मैं ऐसा कौन सा सही डिसीजन या करेक्ट एक्शन लूं जो सभी के लिए एक अच्छा हो। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वैल्यूज पर्सन टू पर्सन क्रिएट होती है। मतलब कि मैंने कोई वैल्यूज है, मेरी वैल्यूज से कोई प्रभावित हुआ, यानी मैंने अपने वैल्यूज किसी दूसरे पर्सन को बताया, तो वो उससे इफेक्ट हुआ और वो उस वैल्यूज को चीजें बताने लगे। तो वैल्यूज पर्सन टू पर्सन, मान के चलिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक इंसान है जो सभी लोग उसकी बातों को मानते हैं, सभी लोग उनके वैल्यूज को मानते हैं। वैल्यूज का मतलब जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, इस सबके अपने अपने वैल्यूज थे, जो दुनिया आज भी उन चीजों को मानती है, जो ग्लोबली उनके वैल्यूज ग्लोबली एकदम फैल गए। ठीक है, वैल्यूज मोटिवेट करती है। जब आप महात्मा गांधी जी के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनके वैल्यूज से आप मोटिवेट होते हैं कि यार क्या ये इंसान थे, मतलब कि जो कहते थे वो करते भी थे, और इनके अंदर इंटीग्रिटी भी थी, तो सत्यनिष्ठा थी। तो ये आप इससे मोटिवेट होते हैं और आप फिर कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा। मान के चलो आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, भगवान जैन है ना के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके वैल्यू से आप मोटिवेट होते हैं, तब जाकर के ये सारी चीजें आपके अंदर आती है। एथिक्स में यूजुअली कंसीडर्ड यूनिवर्सल, जो वैश्विक है, जो वर्ल्ड में चल रही है, सोसाइटी में चल रही है, वो एथिक्स में कहलाता है। इस तरीके से मतलब कि सोसाइटी टू सोसाइटी ये कन्वर्ट होती है एथिक्स, सोसाइटी टू सोसाइटी क्या होती है, एक्सपेंड होती है। मोटिवेट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कंसंट्रेंस होते हैं, मतलब कि रोकते हैं कि हम किस तरीके से जो अच्छा है, जो बुरा है उसको हम रोक देते हैं, जो अच्छा है उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें हैं जो वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, क्या मूल्यों और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, वैल्यूज आर आइडियल फॉर समवन, किसी के लिए आइडियल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में, सावरकर है ना जी के बारे में, या किसी के बारे में जब आप पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके आइडियल बन, आप उनके, वो आपके लिए आइडियल बन सकते हैं। ओके, इस तरीके से अबाउट व्हाट इज गुड और बैड, क्या सही है और क्या गलत है, और डिजायरेबल क्या है और अनडिजायरेबल क्या है, क्या वांछनीय और क्या अवांछनीय। एथिक्स इज ऑल अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। नाउ टू डू द राइट एक्शन, आप तर्क के आधार पर, रीजनिंग के बेस पर आप डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, ये दोनों चीजों में आप बता सकते हैं कि क्या चीजें डिफरेंस और क्या करती है। कभी कभार मूल्य और नैतिकता के बीच कंफ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, द कंफ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। ओके, कभी कभार क्या होता है, मूल्य मतलब आपके मूल्य और उस सोसाइटी की जो जो ग्लोबली जो एथिक्स जो फेमस है ना, तो कभी उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। पीपुल टेंड टू अडॉप्ट वैल्यू दैट दे ग्रो अप विद, लोग उन मूल्यों को अपनाते हैं जिनके साथ वो बड़े होते हैं। बात यह है कि आपके फैमिली के कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ मूल्य होंगे, आप उन्हीं के साथ बड़े होते हैं, उन्हीं को चीजों को अपनाते हैं, और वो जैसा करते हैं वैसा आप सोचते हैं। But they also tend to believe that those values are right because of their conditioning of their particular culture. वे यह भी मानते हैं कि मूल्य उनकी विशेष संस्कृति के अनुकूल के कारण सही है, मतलब कि उनकी पर्टिकुलर जो उनके वैल्यूज हैं, वहां की जो भी संस्कृति होगी उसके आधार पर वो मानते हैं कि ये सही है, ये हमारे वैल्यूज हैं, और हम इस वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये होता है कभी कभार। ठीक है, बट उदाहरण के लिए हम देखें कि हम मान के चलें कि किसी विशेष संस्कृति, मान के चलें जो बिजनेसमैन है, उनकी पर्टिकुलर कल्चर ये है कि पैसा कमाना है। समझ में आ रही है मेरी बात, पैसा कमाना है, उनका एक विशेष संस्कृति, पर्टिकुलर कल्चर है, फिर वो कैसे भी पैसा कमाए। ओके, उन्होंने एक वैल्यूज मान लिया कि मुझे पैसा कमाना है, फिर वो कैसा भी पैसा कमाए। बट एथिक्स में ऐसा है कि भैया पैसा तो कमाओ, पर सही तरीके से कमाओ। वैल्यूज आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। आपने सोचा कि मैं भ्रष्टाचार में, करप्शन में, मैं ये सब करके मैं पैसा कमा लूं, तो ये आपके यहाँ के आपके विचार गलत भी हो सकते हैं। बट आपको एथिक्स में ये बोलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आती होगी। कोई डाउट है यहाँ पे आपको अभी तक? लिखना, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिखना जरूर इस चीज को। ओके, अब आते हैं कि वैल्यूज वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल, कल्चर एंड टाइम। व्यक्तियों, संस्कृति और समय के बीच मूल्य भिन्न हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या बोलता है, जस्ट जो अंदर से आते हैं, वैल्यूज आल्सो वेरी अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम। फॉर एग्जांपल सम पीपल, कैसे,
तो जो आपके वैल्यूज हैं, मान के चलो आपके मूल्य उस पर्टिकुलर एरिया पे उस वैल्यूज को माना जाता है, उस मॉरल्स को माना जाता है। बट आपके जो वैल्यूज और दूसरी जगह में, दूसरे कल्चर में, दूसरी सोसाइटी में, दूसरे संस्कृति में उसको अलग तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उसका हम पवित्र मानते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसका हम मिसयूज नहीं करते। बट वहीं आप अमेरिका जैसी जगहों में चले जाओगे तो लोग उसका कपड़ा बना के पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको कपड़ा मानते हैं। तो उसका कोई टी शर्ट बना के पहन लिया, कोई घर में चादर लगा लिया, कोई सोफा लगा लिया। इवन आप भी अमेरिका जो फ्लैग है, अमेरिकन फ्लैग है, उसका घर में चादर टी शर्ट पहन लेते हैं। बट हम लोग ऐसा कभी आपने देखा है कि इंडियन फ्लैग का आपने कहीं तकिया या फिर आपने कहीं जो आपका जो बेड शीट है, ऐसा नहीं है। तो मैंने बताया कि जो वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंस हो जाती है, अलग अलग जगहों में वो चेंज हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके। अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज में अगर हम देखें कि हम जानते हैं कि ईमानदारी यानी कि वी नोज दैट द हॉनेस्टी, गुडनेस, ह्यूमैनिटी, ईटीसी, ये सब वैल्यूज हैं। दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज कॉल्ड मॉरल वैल्यूज। जब ग्रुप ऑफ वैल्यूज डेवलप होते हैं तो मॉरल वैल्यूज भी इसको हम कह सकते हैं। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वैल्यू एज लाइक जीनियस, ब्यूटी, पावर, ये सब इनके अदर टाइप्स भी हो सकते हैं। द हाउ द मॉरल वैल्यूज आर रेटेड हाईएस्ट अमंग ऑल नेचुरल वैल्यूज। कभी कभार मॉरल वैल्यूज क्या हो जाते हैं, नैतिक मूल्यों के सभी प्राकृतिक मूल्यों में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। तो कुछ वैल्यूज हैं, क्लासिफाइड हमने किया है। आप देखेंगे स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो संत ज्ञानी जी हैं वो आपको बोलेंगे सुबह उठ जाइए, 4 बजे नहा लीजिए। ये वैल्यूज क्रिएट करेंगे आपके पीछे। मॉरल वैल्यूज हो सकते हैं, वैल्यू हो सकते हैं, आपके सामाजिक वैल्यू हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हो सकते हैं।